हेलो एवरीवन। आज हमारी अकाउंट्स की क्लास है +1 की। आज हम सीखेंगे अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसे हर एक फील्ड के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्निकल टर्म्स अकाउंट्स के अंदर क्या है। तो कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ जूम करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी भी कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और इसके अलावा आप थोड़ी सी अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहली टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। मतलब एक चीज को देके आपने दूसरी चीज ले ली, मतलब गुड्स दिए और पेमेंट ले ली, या तो फिर सर्विस दी और पेमेंट ले ली। और अगर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिलेटेड है तो हम लोग उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे के रिलेटेड ट्रांजैक्शन। और एन इकोनॉमिक इवेंट। इवेंट कई तरह के हो सकते हैं। इवेंट का मैंने आपको बताया नहीं है अभी, नेक्स्ट क्लास के अंदर इवेंट आप पढ़ोगे। इवेंट का मतलब होता है कोई भी एक इवेंट हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये है एक इवेंट कंपनी के अंदर। और या तो फिर हम लोग सपोज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। सपोज मुहूर्त, मतलब इनॉग्रेशन मतलब मुहूर्त कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक इवेंट। अब मैनेजर अपॉइंट करा है, ये किस तरह का इवेंट है? नॉन फाइनेंशियल, मतलब पैसे के रिलेटेड नहीं है। अगर मैनेजर को अपॉइंट करा है और उसको एडवांस सैलरी दे दी है 30,000 एडवांस सैलरी, मतलब अभी उसने जॉब शुरू भी नहीं करी और हमने उसको सैलरी भी दे दी, 30,000 एडवांस दे दी, 1 महीना पहले दे दी। तो ये क्या है? एक फाइनेंशियल इवेंट। ये किस तरह का इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट। अगर इवेंट नॉन फाइनेंशियल है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर इवेंट के अंदर फाइनेंशियल पार्ट है तो वो एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब ही है जिसको हम लोग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया? आपको इवेंट भी क्लियर हो गया होगा और ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। इट मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एन इकोनॉमिक इवेंट, मतलब पैसे के रिलेटेड इवेंट। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिसको भी रिकॉर्ड करा जाता है वो क्या है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आगे है हमारे पास अकाउंट। अब आपका कईयों के साथ अगर बिजनेस है तो आपका कईयों के साथ लेन देन चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने घर रेंट पे दे रखा है, वहां पे सपोज 4 जने रह रहे हैं, एक सोनू, एक मोनू, एक श्याम, एक राम। 4 लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इन चारों ने आपको रेंट देना होता है हर महीने। आपने क्या करा ना, इन सभी की एक डायरी लगा ली और उसके अंदर लिख लिया कि इसका रेंट 300 और बिजली का बिल 150, और जब पेमेंट करा तो -300, इसका बैलेंस हो गया नील, मतलब इससे कुछ नहीं लेना। इसी तरीके से 400 का सपोज रेंट है, इसका 200 रुपये बिजली का बिल है, 600 इसने जमा करवाए, 500, अब रह गया 100 रुपये। ठीक है? एक आपने खाता बना लिया, खाते को हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंट। उसके अंदर आपने उस पर्टिकुलर पर्सन का सारा लेन देन लिख लिया। अगर अकाउंट्स की भाषा में बात करें तो अकाउंट कुछ इस तरह का होता है। एक साइड होती है क्रेडिट की और एक साइड होती है डेबिट की। अकाउंट्स के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब इसको प्लस माइनस के साथ तो रिलेट नहीं करा जा सकता, लेकिन ये हमें इस पर्टिकुलर पार्टी का बैलेंस बताएगा। या तो उसमें पैसा लेना होता है, कितना हमने लेना है, या तो फिर उसको पैसा देना होगा, कितना देना है वो बताएगा। और भी चीजें बताएगा, लेकिन आप अभी समझ लो, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस
अंडर अ पर्टिकुलर हेड। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने बिल्कुल ब्रीफ रखा है। आप अगर स्टार्टिंग में इतना इतना याद कर लो जितना मैं समझा रहा हूं और इसको अच्छे से समझ लो तो सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा ओवर बर्डन होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। मेन बात यह है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जो भी मैं करा रहा हूं। कैमरामैन थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां पर जूम करना आप जरा, मैं चाहता हूं कि वीडियो क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। अब हम आगे समझेंगे कि कैपिटल क्या है। कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस के अंदर ओनर ने पैसा लगाया है। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप खोल लेते हैं, एक शॉप खोली आपने, इस शॉप का नाम होता है कुछ ना कुछ। हमने सपोज इसका नाम रख लिया स्टार्स स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप है स्टार्स स्टेशनरी। स्टार स्टेशनरी एक बिजनेस है, एक बिजनेस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी। अकाउंट की टर्म्स में क्या बोलेंगे, एंटिटी या फिर एंटरप्राइज। एंटिटी या फिर एंटरप्राइज। जब भी आप अकाउंट्स के अंदर एक बिजनेस ओपन करते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि अकाउंट्स के अंदर ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि एक बाउंड्री वॉल है, एक दीवार है, बाउंड्री वॉल है, और ये इमेजिनरी बाउंड्री वॉल है। इसके बिटवीन है, एक तरफ है इसके ओनर्स और एक तरफ है हमारी एंटिटी। एक तरफ है हमारी एंटिटी, एक तरफ है हमारे ओनर्स, ठीक है। तो इस बॉल के इन बिटवीन का क्या मतलब हुआ इसका रखने का, मतलब कि ओनर्स और बिजनेस सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होते तो वो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये दोनों सेम नहीं है। तो जो पैसा ओनर लेके आ रहा है बिजनेस में, अमाउंट जो लेके आ रहा है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक वापसी करने की चीज है। लायबिलिटी का मतलब होता है एक उधार है, लायबिलिटी का मतलब होता है एक उधार है। मुझे हिंदी थोड़ी सी कम आती है, उधार है, उधार, ठीक है। एक उधार है बिजनेस के लिए, मतलब बाद में उसको वापस करना पड़ेगा। जब हमने ये इमेजिनरी बॉल बनाई तो हमने ये सोचा कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है और उनके आपसी लेन देन भी अलग अलग है। जो पैसे ओनर बिजनेस को देगा, बिजनेस बाद में उसको वापस करेगा ओनर को। अगर ओनर बिजनेस से कुछ पैसे उधार लेगा तो वो बाद में उसको वापस करेगा। तो जो पैसे स्टार्टिंग में ओनर ने लगाए या तो फिर एक लंबे टाइम के लिए लगाए, वो क्या कहलाएगा, एक कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपने ये शॉप खरीदी, इसकी लैंड खरीदी और भी बहुत कुछ इसके अंदर सामान रखा स्टेशनरी का, तो ये सारी अमाउंट क्या है, आपकी कैपिटल है। बिजनेस आपको वापस करेगा ये सारा का सारा पैसा। वो अब कब करेगा वो तो बात की बात है, बिजनेस बंद होने के बाद करे चाहे, लेकिन ये एक लायबिलिटी हमेशा उसके ऊपर बनी रहेगी। जब तक बिजनेस कंटिन्यू होगा वो लायबिलिटी उसके ऊपर बनी रहेगी। अब लायबिलिटी क्या है, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। ये वर्ड जो है ओड, ओड का मतलब होता है देनदारी। ओड को दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। एक हम यूज कर सकते हैं ओ टू। ओ टू का मतलब है पैसे देने हैं, एंड ओड बाय का मतलब है पैसे लेने हैं। मतलब अगर ये बिजनेस है, बी नाम का बिजनेस है, अगर इसने हमें पैसे देने हैं, ये ओनर है और ये बिजनेस है, अगर इसने हमें कोई पैसा देना है तो हम बोलेंगे ओड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस हमें देगा। और अगर इसका जस्ट ऑपोजिट है, अगर ओनर ने कुछ पैसे बिजनेस को देने हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओड टू बिजनेस या फिर ओड बाय ओनर। मतलब वो कहते हैं ना हिंदी के अंदर, तेरा मेरे पे है उधार या मेरा तेरे पे है उधार,
वो ही ओड बाय मतलब तूने मेरे को देने हैं, ओड टू मतलब मैंने तेरे को देने हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। अब किस किस को वो हो सकता है? बाहर वालों को भी और अंदर वालों को भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइडर्स को, और इंटरनल का मतलब अपने ही लोगों को, जैसे कि कैपिटल। इंटरनल में क्या एग्जांपल है? जैसे कि कैपिटल, ओनर का पैसा है, कैपिटल है, इंटरनल लोगों का। एक्सटर्नल, किसी शॉप वाले ने आपको सामान उधार दे दिया, आपको बाद में वापस करने पड़ेंगे उसके पैसे, तो वो क्या है? एक्सटर्नल है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसको घर पे जाके एक बार अच्छे से रिवाइज करना, बुक में से प्लेन रीडिंग करना। कुछ चीजें आपको नहीं भी समझ में आएंगी, लेकिन जितना मैंने लिखा उतना एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। अब है इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गई इंटरनल और एक्सटर्नल। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम लिमिट के हिसाब से। लाइबिलिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म, लाइबिलिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म। कैमरामैन थोड़ा सा जूम करना। लाइबिलिटी या तो हो सकती है लॉन्ग टर्म या तो हो सकती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जैसे आप लंबे टाइम के लिए कोई लोन ले लेते हो बैंक से, 10 साल 15 साल का होम लोन करवा लेते हो, तो वो है लॉन्ग टर्म। उसकी पेमेंट कब होगी? 1 साल के बाद। और ये 1 साल कहां से देखना है? बैलेंस शीट डेट से या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से। अभी के लिए ये लर्न कर लेना, और फिलहाल इतना समझ लो कि आफ्टर 12 मंथ्स होगा इसका वापस जाना। अगर 12 मंथ से पहले हो सर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। और ये 12 महीने कहां से काउंट करने स्टार्ट करने हैं? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट या तो फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब हम लोग कल समझेंगे कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और बैलेंस शीट डेट क्या होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा आप राइट की तरफ करना कैमरा का एंगल, और ऊपर एसेट्स वाले टॉपिक पे लेके आओ। एसेट्स, एसेट्स होते हैं प्रॉपर्टी या फिर इकोनॉमिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट पे एसी लगा हुआ है, तो वो है मेरा एक एसेट, मेरी एक प्रॉपर्टी है। मेरे इंस्टीट्यूट के पास लैंड है, तो वो एक मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। और मेरे इंस्टीट्यूट के पास कुछ कैश भी पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? हमारी एक प्रॉपर्टी है। एसेट का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक रिसोर्स, पैसे से रिलेटेड रिसोर्स, प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि ओन्ड बाय द बिजनेस है, जो बिजनेस की ओनरशिप के अंदर है। ये एसी मेरे इंस्टीट्यूट का है, ये लैंड मेरे इंस्टीट्यूट की है, और ये एसी मुझे बेनिफिट करेगा। किस तरह का बेनिफिट करेगा? पैसे के रिलेटेड बेनिफिट करेगा। जब बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको गर्मी नहीं लगेगी और मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट्स आने लगेंगे, तो ये क्या है? मुझे बेनिफिट करेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं करेगा, इन फ्यूचर करेगा। जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स हमें बेनिफिट दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक एसेट है। कैश एक एसेट है? हाँ जी, कैश एक एसेट है। कैश ओन्ड है? हाँ जी, कैश मेरा है तो मेरे पास रहेगा। और ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? हाँ जी, ये एक प्रॉपर्टी है और ये हमें फायदा देगा। अब आप ही सोच लो कि अगर आपकी जेब में इतना सारा पैसा हो तो क्या वो आपको फायदा देगा कि नहीं देगा? देगा ना। अगर मेरे पास एक एसी है तो वो भी मुझे बेनिफिट दे रहा है। आपके पास, सभी के पास मोबाइल है, तो क्या वो मोबाइल आपको बेनिफिट दे रहा है? यस, दे रहा है। आप अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अगर आप क्लासेस की जगह पे यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करोगे तो नहीं देगा, लेकिन है तो एक ऐसी थी। यूटिलाइजेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने इसको प्रोडक्टिवली यूज करना है या नॉन प्रोडक्टिवली यूज करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एसिड की कुछ क्लासिफिकेशन है। कैमरामैन थोड़ा सा नीचे की तरफ जूम करना, जहां पे एसिड्स की टाइप्स हैं। देखो वीडियो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए हम एंगल्स टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। नॉन करंट एसिड्स आपने अभी सीखा था, नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी
तो हम लोग नॉन करंट भी बोलते हैं। पता क्यों? करंट का मतलब होता है बिजली के करंट की तरह नहीं, मतलब कि थोड़ा सा टाइम उसके अंदर ज्यादा है हमारे पास। करंट का मतलब होता है साथ ही साथ, और नॉन करंट का मतलब होता है डिलेड, या फिर बाद में थोड़ा टाइम रुक के। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो वो क्या था, 1 साल के बाद, तो वो था हमारा नॉन करंट। अगर हम लोग 1 साल के अंदर की बात करते हैं तो वो क्या है, करंट। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं नॉन करंट एसेट्स और हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे कि हमारे पास है कैश। कैश है एक करंट एसेट। ये थोड़े टाइम की हमारे पास रहेगा और फिर चले जाएगा, 1 साल से पहले पहले खर्च हो जाएगा पक्का। अगर कोई रख के बैठा रहे तो, रख के कोई बैठता ही नहीं है, ये खत्म हो ही जाता है। ठीक है, इसके समझने से पहले हम लोग एक और टर्म समझेंगे, वो है डेट्स। उस पे आते हैं, लेकिन अभी नॉन करंट एसेट समझते हैं। नॉन करंट एसेट का मतलब है जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो कि फिक्स हो गए। फॉर सपोज मैंने आपको एसी की एग्जांपल बताई, जो लंबे टाइम के लिए चलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देंगे। बेनिफिट ये भी देंगे, बेनिफिट ये भी देंगे, लेकिन ये बेनिफिट ज्यादा देर तक देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए देंगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने बैंक के अंदर एफडी करवाई है और वो एफडी का टाइम 1 साल से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 ईयर है, तो वो हमारी कौन सी है, नॉन करंट एसेट। एफडी का हमें क्या बेनिफिट है, वो हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करेगा बैंक। ठीक है, और अदर नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, जैसे कि लैंड या फिर बिल्डिंग। ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। और ये लैंड और बिल्डिंग फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है। ठीक है, मैंने अब आपको एग्जांपल इसकी बाद में दूंगा नॉन करंट वाले की। ठीक है, हाँ ना सॉरी, नॉन करंट अदर जो है उनकी एग्जांपल आपको बाद में दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये सारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे कि लैंड, ये सारे क्या हैं हमारे पास, एसेट्स हैं। अब एक एसेट बचता है, वो है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का आप ये समझ लो कि ये एक नकली एसेट है। क्या ये बेनिफिट देगा? हाँ जी, ये भी हमें बेनिफिट देगा, देगा तो जरूर बेनिफिट, लेकिन ये एसेट नकली है। बस आप इतना समझ लो, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, नकली एसेट, जो असली चीज नहीं है, जो नकली है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं। अब हम आगे टर्म सीखेंगे डेटर, फिर हम लोग करंट एसेट्स पे वापस आएंगे। डेटर क्या होता है, सपोज आपकी है एक शॉप, आपकी शॉप है करियाने की। ठीक है, तो कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम थोड़े से राइस लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा आटा लेके जा रहे हैं, इसकी पेमेंट कब आपने पूछा करोगे, तो वो कहते हैं सर मैं आपको 1 महीने बाद 30 डेज बाद पेमेंट कर दूंगा। तो आपने दिया है उसको उधार और वो पैसे बाद में देगा। किस लिए दिया है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कस्टमर लग रहा है इसलिए आपने उधार दिया। ठीक है, आपको पता है कि ये रोज आता है और इसको आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो वो आपने उस पर ट्रस्ट करा और आपने थोड़ा सा उस सामान उसको उधार दे दिया। तो आपने उससे पैसे लेने हैं या देने हैं? आपने उससे पैसे लेने हैं, तो आप O2 लिखोगे या O बाय लिखोगे। O का मतलब होता है देनदारी। तो जो पर्सन सामान लेके गया है, ये सपोज पर्सन है बी, ये बी नाम का व्यक्ति, अब ये पैसे हमको देगा, तो हम लिखेंगे वी ओस टू आर शॉप। बी हमें वो करता है। ठीक है, बी ने हमें पैसे देने हैं। हमने किसके एंगल से सोचा है, बी के एंगल से। क्या इसके एंगल से सोचा जा सकता है? हाँ जी, सोचा जा सकता है। हमें पैसे लेने हैं, हमें पैसे लेने हैं और बी को देने हैं। तो आपने अब यहाँ पे क्या लिखा, डेटर्स का मतलब हु ओ टू द एंटिटी और द एंटरप्राइज, मतलब उसने आपको पैसे देने हैं और आपने लेने हैं। दोनों का एंगल ऑपोजिट होगा सोचने का। अगर वो देगा तो आप लोगे, बी ने देने हैं। तो
बी हमारे लिए क्या हुआ, एक डेटर। डेटर का मतलब होता है बी ने हमसे कर्जा ले लिया। कर्जे का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डेट। कल को वो बर्डन में है कि उसको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। बी ने हमसे क्या ले लिया, डेट ले लिया, उधार ले लिया, कर्जा ले लिया। अब वो हमारे देनदारी है उसके, और वो हमारा डेटर बन गया। आपने कर्जा दिया है और बी ने लिया है, तो बी आपका क्या बन गया, डेटर। मतलब उसने डेट लिया है। डेटर का मतलब क्या होता है, डेट लिया है। डेटर कौन होता है, जिसके ऊपर सारा का सारा वेट आता है। वेट जिसके ऊपर आता है, यानी कि बी के ऊपर अभी वेट बढ़ गया। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा वजन डाल दूं बी के ऊपर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक डेट लग गया इसके ऊपर। डेट का मतलब इन्होंने कर्ज ले लिया, उधार ले लिया, अब इनके दिमाग पे बोझ बढ़ गया। तो हम लोग, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक डेटर। डेटर का मतलब ये हमें पैसा देगा। तो हम क्या लिखेंगे डेटर की डेफिनेशन, who owe to the entity or the enterprise, who owe to the entity or the enterprise। अब इससे जस्ट अपोजिट है क्रेडिटर। हमने किसके एंगल से हमेशा सोचना है, अपने एंगल से, कि हमने पैसा लेना है, और लिखने की लैंग्वेज क्या रहेगी, डेटर। ठीक है, हमने पैसा लेना है और लिखने की लैंग्वेज क्या रहेगी, डेटर। अब आते हैं क्रेडिटर पे। क्रेडिटर क्या होता है, अगर आपकी यही करियाने की शॉप है और आपके पास सामान कम पड़ जाता है रोज, आप किसी के पास गए, अंकल मुझे सामान दे दो और मैं पैसे आपको 30 डेज के बाद दे दूंगा, फिर पेमेंट कर दूंगा आगे आपको 30 डेज के बाद। ठीक है, उन्होंने आपका सामान दे दिया। आपके पास सपोज ज्योमेट्री बॉक्स नहीं था, आपने ज्योमेट्री भी ले लिया और भी सामान ले लिया जो आप पहले नहीं रख पाते थे, लेकिन कस्टमर मांगता था। उसको पता है कि जब ये सामान इसका बिक जाएगा तो ये पेमेंट कर देगा, चाहे धीरे धीरे करे लेकिन पेमेंट वापस आ जाएगी, उसने आप पे ट्रस्ट किया है। ठीक है, तो वो जिन्होंने हमें उधार दिया है, सपोज वो है ए ने उधार दिया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, टू होम एंटिटी ओस, टू होम या तो बी या तो फिर बिजनेस ओस। ठीक हो गया, मतलब हमने उसको पैसे देने हैं, तो हमने क्या लिखा, टू होम एंटिटी या तो फिर बिजनेस ओस। और पहले क्या लिखा था, who owes to our business। यहाँ पे हमारी तरफ पैसा आएगा और यहाँ पे हमारी से बाहर पैसा जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्रेडिटर, टू whom entity owes। सो जिसको हमने उधार दिया है, हमने कर्ज दे रखा है, वो हो गया हमारा डेट। कल को हम जाएंगे उसके बाल तक पकड़ सकते हैं, और जो हमारे बाल पकड़ सकता है वो कौन हुआ, क्रेडिटर। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हो सके तो 4-5 बार इसको पढ़ना। और अब हम आते हैं नॉन करंट एसिड के ऊपर। अब करंट एसिड आपको बताया था क्या होता है, विच इज इंटेंडेड टू बी लिक्विफाइड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जिसके पैसे 12 महीने के अंदर अंदर वापिस आ जाएंगे। मतलब अगर आपने इसको सामान दिया था, 30 दिन के लिए दिया था, और वो आपका डेटर है, उसने आपसे कर्ज ले रखा है, उसने आपसे कर्ज ले रखा है, जो ये आपका डेटर है, जो आपको एग्जांपल समझाई थी। क्या आप इसको 1 साल का टाइम दे दोगे, 1 साल से ज्यादा का नहीं ना दोगे, तो ये क्या हो गया हमारा करंट एसिड। करंट एसिड का क्या मतलब हो गया, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड का क्या मतलब होता है, कैश। लिक्विड का क्या मतलब होता है, कैश। कैश लिक्विड है। लिक्विड क्यों है सर, लिक्विड इसलिए है क्योंकि वो जेब में रुकता नहीं है। आप जेब में पानी डालोगे तो रुकेगा नहीं ना, निकल जाएगा, तो गिर जाएगा नीचे जमीन पर। तो कैश एक तरह से एक लिक्विड है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। तो जो चीजें लिक्विफाई हो जाती हैं विद इन 12 मंथ्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। और अगर सर मैं बोल दूं करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, तो वो क्या है हमारी क्रेडिटर, या फिर हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या तो फिर करंट लाइबिलिटी। आप अभी के लिए ये समझ लो, करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप अभी के लिए यही समझ लो कि 12 महीने के अंदर अंदर हम लोग पेमेंट कर भी देंगे। जिस शॉप से हम उधार लाए हैं, क्रेडिटर है वो हमारा,
हमें उसको पेमेंट देनी है। टू होम आर बिजनेस ओस, हमने उसको पैसे रिटर्न करने हैं। तो हम कितने दिन में कर देंगे? विद इन 30 डेज, जितना हमने टाइम दिया 12 महीने से कम है, इसलिए क्या है? करंट लायबिलिटी है। अब सीखते हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ चेक होता है। चेक तो आप सभी को पता होगा, चेक है जिससे हमें पैसा मिलेगा, ठीक है? तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिसीवेबल, ठीक है? ट्रेड पेएबल, ट्रेड का क्या मतलब होता है? सामान सेल करना, सामान या गुड्स या सर्विसेज सेल करना। ट्रेड पेएबल मतलब जिसको हमें पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? या तो क्रेडिटर्स को, या तो फिर हमने किसी के नाम का चेक लिखा हुआ है और वो चेक विद इन कुछ 3 महीने का टाइम होता है चेक की क्रेडिट होने का। मतलब चेक से आप पैसे निकालना चाहते हो, आपको किसी ने चेक दे दिया, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर या तो ले सकते हो, और अगर आपने किसी को दिया है तो वो भी 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट ले सकता है। उसके बाद वो चेक एक्सपायर हो जाता है। ये एक नॉर्मल टाइम पीरियड है, ठीक है? तो अगर आपने चेक काट के दे दिया उसको, तो वो क्या है? हमारे लिए ट्रेड पेएबल। और आपके पास अगर किसी का चेक है तो वो क्या है? बिल रिसीवेबल। अभी के लिए आप यही समझो, बिल रिसीवेबल का जब चैप्टर आएगा तो हमें ज्यादा पता चलेगा। पता है आपको अकाउंट्स की एक खूबसूरत बात क्या है? सारा कुछ पढ़ने के बाद जब तक आगे एक बार आप रीकैप नहीं ना करोगे, सारा कुछ एक बार दोबारा पूरी बुक नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। अभी के लिए तो आप थोड़ा सा लर्निंग वाला माइंड रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो यहीं तक थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और टर्म सीखेंगे, ठीक है? सो जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लेना एक बार, एंड इसको याद करने की कोशिश करना। टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा याद ही करना पड़ता है इन चीजों को, धीरे धीरे